सबसे पहले हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, कुछ टॉपिक्स को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। तो हम लोगों ने अभी तक माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ा है, हम लोगों ने जनरल माइक्रोबायोलॉजी, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा है, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ा है, और ये जाना है कि स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं, डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं, और स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का क्या उपयोग रहता है हॉस्पिटल सेटिंग्स में और पेशेंट केयर में। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया कैसे करते हैं, हम लोग बैक्टीरिया को कैसे कल्चर करते हैं। हम लोगों ने और क्या टॉपिक पढ़ा है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा है, डीएनए के बारे में पढ़ा है बैक्टीरिया के, वायरस के, और हम लोगों ने आरएनए के बारे में पढ़ा है, कैसे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया में, ये हम लोगों ने पढ़ा है। फिर जनरल माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो हम लोग इम्यूनोलॉजी सेक्शन में आए थे। इम्यूनोलॉजी सेक्शन में हम लोगों ने अभी तक इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में, हमारे खासकर ब्लड में किस किस ग्रुप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और वो कहाँ बनते हैं, हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है। हम लोगों ने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में। ठीक है, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या सिस्टम इन्वॉल्व होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि 4 तरीके के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या जो एलर्जी जिसको कॉमन टर्म्स में कहते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने उसके बाद क्या पढ़ा, ऑटो इम्यून डिजीजेस, कुछ ऐसी बीमारियां जो कैसे हो जाती है, हमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है, हमारे जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो हमारे शरीर में हमारे बॉडी के सेल्स के, ऑर्गन्स के, टिश्यूज के अगेंस्ट काम करने लगती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। और उसी ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और आगे उसको कंटिन्यू करेंगे आज। इसके पहले कि हम कंटिन्यू करें ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में, हम ये बता दें कि अगली क्लास होगी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज के बारे में, जो कि आई थिंक इम्यूनिटी की लास्ट क्लास होगी, लास्ट या सेकेंड क्लास होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जनरल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, दो टर्म्स, दो सेक्शंस लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी क्या है हमारा माइक्रोबायोलॉजी में, सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें कि हम लोग अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस है, क्योंकि बहुत ढेर सारे जो इन्फेक्शन होते हैं, पस होता है, कहीं फोड़ा फुंसी हो गया, वहाँ पे खासकर स्किन में इन्फेक्शन कॉज कराता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमोकोकस के बारे में पढ़ेंगे, गोनोकोकस, ठीक है, गोनोकोकस, गोनोरिया के बारे में पढ़ेंगे। गोनोरिया बैक्टीरिया जो कि गोनोरिया आप लोग टर्म सुने होंगे कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो उस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जैसे माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग डिफरेंट सेक्शंस में बांटते हैं, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसे पैरासिटोलॉजी बोलते हैं, वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं वायरोलॉजी में, माइकोलॉजी में पढ़ते हैं फंगस के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग कुछ ऐसे सेक्शंस बांटते हैं जिसमें कि माइक्रोबायोलॉजी का यूज, क्लिनिकल यूज क्या है, पेशेंट केयर में कैसे यूज है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी का डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, क्या क्या हम लोग सैंपल, किस तरीके से सैंपल को लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कैसे रिपोर्ट करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन कैसे होता है, फिर उसमें यूरिन कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे कल्चर करते हैं, किस तरीके से एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी हम लोग रिपोर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे। फिर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जैसे कि ब्लड में अगर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगस से, खासकर बैक्टीरिया और फंगस के से खासकर जब होता है, तो हम लोग किस तरीके से ब्लड को कलेक्ट करके उसको कल्चर करके बैक्टीरिया और फंगस को आइसोलेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ। ठीक है,
तो और क्या पढ़ेंगे हम लोग, पस कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अगर कहीं फोड़ा फुंसी हो जाता है, किसी को मवाद इकट्ठा हो जाता है, तो भाई उससे कल्चर हम लोग कैसे करते हैं और कैसे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसमें ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि सैंपल को, पस के सैंपल को कहीं फोड़ा फुंसी हो जाता है तो किसी पेशेंट का पस सैंपल कलेक्ट करना है तो वो हम लोग कैसे लेंगे, ये भी हम लोग पढ़ते हैं पस कल्चर में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ चुके हैं और इम्यूनोलॉजी में हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज में है, और उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आप बताइए स्लाइड्स क्या विजिबल है आपको, जिसमें दिखाया जा रहा है बॉडी पार्ट्स दैट कैन बी अफेक्टेड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। इज दिस स्लाइड विजिबल टू एवरीवन? स्लाइड दिखाई दे रही है, और बॉडी पार्ट्स दैट कैन बी अफेक्टेड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। प्लीज म्यूट करेंगे। ये म्यूट कर ले अपने आप। कौन है? सैमसंग SM। डॉक्टर साहब आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। तो आई सपोज कि आपको ये स्लाइड दिख रही है, बॉडी पार्ट्स दैट कैन बी अफेक्टेड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन हमारे बॉडी के ऑटो इम्यून डिजीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी का लगभग मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी कैन बी अफेक्टेड, इंक्लूडिंग ट्रैकिया, ब्लड वेसल्स, इसोफेगस, लीवर, ढेर सारे इंडोक्राइन ग्लैंड, यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स, आईज इन्वॉल्व हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज में, पैनक्रियाज इन्वॉल्व हो सकता है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये that can get involved in autoimmune disease. Next slide. अब हम इस स्लाइड में क्या देख रहे हैं, ऑटोइम्यून डिजीज का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज और सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज, जिसमें कि कोई भी बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब मोर देन वन बॉडी पार्ट्स कैन बी इन्वॉल्व इन सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज। ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज में एग्जांपल क्या क्या है, पिछली बार हम लोगों ने देखा था टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, गुड पास्चर सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्रेव्स डिजीज। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा? पेनक्रियाज इन्वॉल्व होगा। उसमें होता क्या है डायबिटीज मेलाइटिस में, हमारे पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उससे क्या होता है, इंसुलिन जनरेट होता है, इंसुलिन बनता है उसमें। तो हमारे बॉडी के जो पेनक्रियाज होता है ऑर्गन, वो उसमें बीटा सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और डायबिटीज मेलाइटिस में डेवलप हो जाता है। दैट कैन बी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। दो तरीके का बेसिकली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस को हम लोग मानते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज। दूसरा क्या है, गुड पास्चर सिंड्रोम। तीसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। ग्रेव्स डिजीज है जिसमें कि थायराइड इन्वॉल्व हो जाएगा, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस, थायराइड इन्वॉल्व हो जाएगा। विटिलिगो में क्या होता है कि हमारे स्किन इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गन स्पेसिफिक। सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसमें कि क्या होता है, हमारे बॉडी के जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, खासकर पेरिफेरल जॉइंट्स, हैंड्स के जॉइंट्स हैं और फुट जॉइंट्स, फुट के जॉइंट्स हैं जो, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस में। दूसरा है सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज में स्क्लेरोडर्मा, SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, जिसमें ढेर सारे बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंक्लूडिंग स्किन है और आपका ये जो किडनी है, ये सब इन्वॉल्व हो जाता है। अभी आपको डिस्कस करके आगे बताएंगे। ठीक है, SLE है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है,
पोलीमायोसाइटिस है, इस सब में क्या होता है, सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ऑटोइम्यूनिटी कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि ऑटोइम्यून यूवीआइटिस जिसमें आईज इन्वॉल्व हो जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें कि नर्वस सिस्टम हमारा इन्वॉल्व हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 जिसमें कि पैनक्रियाज इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें बीटा सेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं पैनक्रियाज के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें कि हमारे बॉडी के पेरिफेरल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑटो इम्यून एंडोक्राइन डिजीज, मतलब ऐसे कौन से एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था थायराइड। एग्जांपल कौन कौन से हैं ऑटो इम्यून डिजीज के जिसमें थायराइड इन्वॉल्व होता है, हशीमोटोज डिजीज है और ग्रेव्स डिजीज। दो आप लोग याद कर सकते हैं, हशीमोटोज डिजीज और ग्रेव्स डिजीज जिसमें कि थायराइड इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरा एंडोक्राइन ऑर्गन ऑटो इम्यून डिजीज में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, पेनक्रियाज इन्वॉल्व हो जाता है, बीटा सेल्स, उसके बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स बीटा सेल्स, जिसमें कि बीटा सेल्स पेनक्रियाज के इन्वॉल्व हो जाते हैं। तीसरा है एड्रेनल डिजीज जिसमें कि एड्रेनल ग्लैंड, जिसमें फॉर एग्जांपल एडिसन्स डिजीज में क्रोनिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर पाया जाता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण इनसफिशिएंट स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, कुछ ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज हैं जो गोनैड्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे जैसे कि हमारे ओवरीज को या टेस्टिकल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऑटोइम्यून ऊपोराइटिस एंड जिसमें कि ओवरीज इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें ओवरीज का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। दूसरा है ऑटोइम्यून ऑर्काइटिस जिसमें टेस्टिकुलर पेन होता है और स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन के साथ। ठीक है, टेस्टिस का क्या होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा अलोंग विद इन्फेक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व हो सकता है ऑटोइम्यून डिजीज में, जैसे कि लिम्फोसिटिक हाइपोफाइसाइटिस जिसमें कि लो प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर हार्मोन्स बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज एंड ऑटोइम्यूनिटी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें कि इंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे बॉडी के इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, गोनैड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो कुछ ऑटोइम्यून डिजीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल के लिए तौर पे आप याद कर सकते हो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और हशीमोटोज एंड ग्रेव्स डिजीज। आप लोगों से पिछली बार डिस्कस हो चुका है कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, फीमेल्स में इसका प्रेवलेंस ज्यादा होता है। आप ये आई थिंक सबको स्लाइड दिख रही है अगर, तो ये पिंक वाला जो है आप ग्राफ देख रहे हैं अगर, ये तो पिंक पार्ट क्या है, ये नंबर ऑफ मतलब इंसिडेंस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज इन फीमेल्स है। ये पिंक वाला फीमेल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और ये ब्लू वाला मेल्स को। ठीक है, देखिए आप एसएलई में ये देखिए आप, ये नंबर ऑफ फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, आप कंपेयर कर सकते हैं कि 4-5 गुना कम से कम है फीमेल्स में होने के चांसेस एसएलई के एज कम्पेयर टू मेल्स में। थायराइड डिजीज भी वो क्या होती है, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज भी क्या होती है, फीमेल्स में काफी इन्वॉल्व होती है। फीमेल्स में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड ज्यादा इन्वॉल्व होता है ऑटोइम्यून डिजीज के कारण। इस तरीके से ज्यादातर आप ऑटोइम्यून डिजीज में देखते हैं कि क्या हो रहा है, फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर ऑटोइम्यून डिजीज। इसका इंसिडेंस जो है ऑटोइम्यून डिजीज का फीमेल्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी डिजीज, हशीमोटोज डिजीज जिसमें कि थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, हशीमोटोज डिजीज में कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व होता है हमारे बॉडी का, थायराइड ग्लैंड, और वो बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस या ग्रेव्स डिजीज में भी क्या होता है, हार्मोन ढेर सारे बढ़ जाते हैं थायराइड ग्लैंड के। ऑटोइम्यून ऑर्काइटिस जैसे कि किसमें डेवलप हो सकता है, मम्स के केस में। ठीक है, मम्स आप लोग जानते हैं कि मम्स जानते हैं ना आप लोग, क्या आता है, एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शियस डिजीज है। मीजल्स, मम्स और रूबेला, आप सुने हुए MMR। मम्स भी क्या होता है, मम्स
में क्या हो सकता है, ऑटोइम्यून ऑर्गाइटिस डेवलप हो सकती है। दूसरा क्या है, मायास्थीनिया ग्रेविस है, उसमें भी क्या होता है, थायराइड लिम्फोइड ग्लैंड से हाइपरप्लेसिया हो जाता है, मतलब उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल ऑफ सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज। ये एसएलई का अगर हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये क्या, स्किन का इन्वॉल्वमेंट फेस पे इस तरीके से बटरफ्लाई इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, आप देखोगे स्किन में क्या होता है, एसएलई में फेशियल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फेस के स्किन, फेशियल स्किन क्या होता है, इस तरीके से रैश डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई रैश। इसमें डेवलप होता है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है, और क्या क्या होगा उसमें, एसएलई में, और क्या क्या होगा, आर्थराइटिस भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, और नेफ्राइटिस डेवलप हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है। मतलब इसमें देख रहे हैं कि मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं हमारे बॉडी के एसएलई में, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जिसमें कि इंक्लूडिंग स्किन में भी क्या होता है, रैश डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई रैश डेवलप हो जाता है एसएलई में। दिस इज स्लाइड शोइंग फेशियल अपीयरेंस ऑफ ए पेशेंट ऑफ एसएलई। एसएलई के पेशेंट का फेशियल अपीयरेंस आप इस स्लाइड में देख सकते हो। इस तरीके के रैश, इस तरीके का रैश डेवलप हो जाता है, स्किन रैश डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई रैश। और इसमें फीमेल्स आर 9 टाइम्स मोर प्रोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसएलई एज कम्पेयर टू मेल्स। मतलब 9 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कि एसएलई किसमें डेवलप होगा, फीमेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं, 9 गुना चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एसएलई एक क्या है, क्रोनिक मल्टी सिस्टम इंफ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, एक क्रोनिक मल्टी सिस्टम, मतलब इसमें ढेर सारे हमारे बॉडी के सिस्टम्स इंक्लूडिंग स्किन, फेशियल स्किन भी इन्वॉल्व हो जाती है, हमारे रीनल ग्लैंड, मतलब रीनल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है, जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इटियोलॉजी इसकी अभी तक अननोन है। ये माना जाता है कि जेनेटिक, रेशियल एंड हार्मोनल और एनवायरमेंटल फैक्टर सब मिलके जो है डेवलपमेंट ऑफ एसएलई में सहायक बनते हैं। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज का। ठीक है, इसमें यूवीआइटिस भी होती है, देख रहे हैं आप, आइस भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, टंग, ये सब देखिए इस तरीके से शॉगरेन सिंड्रोम में, दिस इज अ टाइप ऑफ सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज। ये स्लाइड क्या शो कर रही है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये हैंड के ज्वाइंट्स है। ठीक है, ये देखिए आप, पेरिफेरल ज्वाइंट्स हमारे जो है अपर एक्सट्रीमिटी के, मतलब हमारे हैंड्स के ज्वाइंट्स जो है, आप देख रहे हो ये इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, ये देखिए, ये रेड एरिया क्या शो कर रहा है कि ये इन्फ्लेम्ड है। ठीक है, ये रेड एरिया क्या शो कर रहा है कि ये हमारे जो हैंड्स के ज्वाइंट है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं उसमें। और पेरिफेरल हमारे ज्वाइंट्स जो है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पार्टिकुलरली अफेक्ट्स द स्मॉल ज्वाइंट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। ठीक है, आई थिंक सब लोग सुने होंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो ये भी क्या है, एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है। ये टिपिकल अपीयरेंस, ये डिफॉर्मिटी हो जाती है इस तरीके की हैंड्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में। ठीक है, और आप ये देखते हैं वेस्टिंग ऑफ स्मॉल मसल्स, मतलब स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड क्या होते हैं वो भी देखेंगे क्या हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है, क्योंकि ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट हमारा हैंड्स का क्या होता है, कम होने लगता है बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। तो क्या होती है, मसल्स की एट्रोफी होने लगती है और स्वेलिंग हो जाती है। अब देखेंगे इस सब जॉइंट्स पे क्या है, देख रहे हैं स्वेलिंग दिख रही होगी आपको, ये सब क्या है, जॉइंट्स पे स्वेलिंग है। ठीक है, आप लोग कार्पल मेटाकार्पल ये सब जानते हैं, कार्पल मेटाकार्पल और फेलेंजेस अगर जानते होंगे तो आप ये जॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं। तो अब ये देख रहे हैं हैंड्स का जॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, स्वेलिंग हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस तरीके का अपीयरेंस आ जाता है लेट स्टेज में। देयर इज वेस्टिंग ऑफ स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड, स्वेलिंग ऑफ मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, एंड स्मॉल सबक्यूटेनियस नोड्यूल इन द
लिटिल फिंगर। ये देखिए क्या है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल इस तरीके का डेवलप हो जाता है। लिटिल फिंगर में क्या होता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल इस तरीके का, ये देख रहे होंगे अगर आप, तो इस तरीके का नोड्यूल डेवलप हो जाता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो फिंगर नेल क्लबिंग इज कैरेक्टरिस्टिक। नेल की देखिए आप क्लबिंग हो जाती है, इस तरीके का नेल हो जाता है। नॉर्मल अपने नेल देखिएगा और इसका नेल देखिएगा, तो इसलिए क्या है, क्लबिंग ऑफ नेल्स बोलते हैं। क्लबिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस फ्रॉम विच दिस पेशेंट आल्सो सफर्ड। इसमें क्या होगा, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी हो गया उसको, और जिसके कारण क्या होता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स भी हो जाते हैं, क्लबिंग ऑफ नेल्स हो जाते हैं बेसिकली। और देख सकते हैं कि जॉइंट्स का अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो स्वेलिंग भी हो गई है वहाँ। और ये क्या है, नो, ये सबक्यूटेनियस नोड्यूल भी डेवलप हो गया है लिटिल फिंगर। So this is a typical rheumatoid joint deformity in hands. Late stage. तो क्लिनिकल फीचर्स में अगर देखें rheumatoid arthritis के, तो क्या होता है, इंसिडियस ऑनसेट होता है, पेन होगा, स्टिफनेस ऑन वॉकिंग एंड फॉलोइंग एनी एक्टिविटी। इसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा मूव करने से घबराता है पेशेंट। बहुत अगर समय हो जाता है, कुछ समय बाद मान लो डिजीज डेवलप हो गई है, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गया है बॉडी के पेरिफेरल जॉइंट्स में, तो मूवमेंट में भी क्या होता है, तकलीफ होती है, जिसके कारण फैटिग एंड लेथार्जी डेवलप होती है, लो ग्रेड फीवर रहता है, वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, ये दीज आर द फीचर्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नाउ इस स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीज एंड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्या जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। HLA-B27 और आप लोग ये सब सुने होंगे, ठीक है। There have been numerous disease associated genes और disease susceptibility genes linked to autoimmune disease। ठीक है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, HLA-B27 अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो ये जीन इन्वॉल्व होता है, HLA-B27 पॉजिटिव पाया जाता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में। एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस अगर होती है, आइस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें भी HLA-B27 कई केसेस में पाया जाता है। गुड पास्चर सिंड्रोम अगर ये ऑटोइम्यून डिजीज डेवलप की, तो हम लोग देखते हैं कि HLA-DR2 ये जीन इन्वॉल्व हो जाता है, ये पॉजिटिव पाया जाता है HLA-DR2। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी क्या होता है, HLA-DR2 पॉजिटिव पाया जाता है। ग्रेव्स डिजीज में भी अगर हम लोग जेनेटिक टेस्ट करेंगे तो HLA-DR2 DR3 पॉजिटिव पाया जाता है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था कि किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज को डेवलप होने में क्या होता है, एनवायरमेंटल, होस्ट और जेनेटिक फैक्टर, तीनों हम लोग देखेंगे तो एक ट्रायंगल की तरह रहता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप होने में वो सहायक हो जाते हैं, मतलब दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सम ऑटो इम्यून डिजीज। तो सेक्स बेस्ड डिफरेंस देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि फीमेल्स में क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा ग्राफ के थ्रू कि ये फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, डिफरेंस क्यों होता है, फीमेल्स में क्यों ज्यादा पाया जाता है, ये माना जाता है कि डिफरेंसेस कैन बी ट्रेस्ड टू सेक्स हार्मोन्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिफरेंस। हमारे में मेल्स में क्या होते हैं, दूसरे तरीके के हार्मोन होंगे, फीमेल्स में दूसरे तरीके के हार्मोन्स होंगे। हार्मोन सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड अल्टर इम्यून रिस्पॉन्स बाय इन्फ्लुएंसिंग जीन एक्सप्रेशन। ये हार्मोन क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारे में मेल्स में जैसे टेस्टोस्टेरोन होगा, फीमेल्स में एस्ट्रोजन है, तो ये अलग अलग तरीके से जीन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे जेनेटिक मेकअप को, हमारा जीन्स जो होता है उसको अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, और डिजीज डेवलप करने में अलग अलग इनकी कैपेबिलिटी होती है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सब। In general, estrogen can trigger autoimmunity and testosterone can protect against it. ऐसा माना जाता है कि इन जनरल एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो वो ऑटोइम्यून डिजीज को डेवलप होने में ट्रिगर का काम करता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, प्रोटेक्टिव रोल इसका होता है इन डेवलपमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। मतलब टेस्टोस्टेरोन माना जाता है कि प्रोटेक्ट करता है, जबकि एस्ट्रोजन ऑटोइम्यून डिजीज डेवलप होने में एक ट्रिगर का काम करता है। ठीक है,
तो डिफरेंस इन इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है फीमेल्स में, ये देखिए ये साइन क्या है, females produce a higher titer of antibodies and mount more vigorous immune response than males. ठीक है, मेल्स में, फीमेल्स में क्या होता है, ज्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाता है हार्मोनल डिफरेंसेस के कारण भी। तो फीमेल्स हैव ए स्लाइटली हायर कॉर्टिजोल सिक्रीशन देन मेल्स। ये भी होता है कि फीमेल्स में कॉर्टिजोल हार्मोन का भी सिक्रीशन क्या होता है, ज्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में। फीमेल्स में और क्या होता है, फीमेल्स हैव ए हायर लेवल्स फॉर और सीडी टी सेल्स या T4 सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड सीरम IgM का क्या होता है, हायर लेवल होता है मेल्स के कंपैरिजन में। तो ये सब फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का डिफरेंस, मतलब मेल्स में जैसे टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है एज ए मेल हार्मोन के फॉर्म में देख सकते हैं, तो और फीमेल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ऑटोइम्यून डिजीज को डेवलप होने में ट्रिगर का काम करता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन को माना जाता है प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स माउंट मोर ऑफ ए TH2 लाइक रिस्पॉन्स, द चेंज इन हार्मोन्स क्रिएट्स एन एंटी इंफ्लेमेटरी एनवायरनमेंट। ठीक है, और हाई कार्टिसोल लेवल्स भी होते हैं इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। अब हम लोग अगर बात करें डायग्नोसिस की, हम लोग अगर डायग्नोसिस ऑटो इम्यून डिजीज की कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से सिम्टम्स, मान लीजिए ज्वाइंट पेन के थ्रू, पेरिफेरल जॉइंट्स में पेन के थ्रू प्रेजेंट करता है पेशेंट। ठीक है, तो उसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, या आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, तो डायग्नोसिस बनाने में क्या होता है, कुछ जनरल टेस्ट करते हैं जिसमें C रिएक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, C रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड में टेस्ट कराते हैं, ऑटो एंटीबॉडी टाइटर चेक कराते हैं, एंटी DNA एंटीबॉडीज। ठीक है, कुछ एंटीबॉडी जो ऑटोइम्यून डिजीज में पाए जाते हैं, एंटी DNA एंटीबॉडीज, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। ठीक है, रूमेटाइड फैक्टर, आप लोग सुने होंगे रूमेटाइड फैक्टर, RA फैक्टर हम लोग टेस्ट करा लेते हैं कि भाई अगर हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो हम लोग RA फैक्टर टेस्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल टेस्ट है जो हम लोग, अगर हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज है किसी पेशेंट में, तो ये नॉर्मल टेस्ट हम लोग ये करा सकते हैं। C रिएक्टिव प्रोटीन है, एंटी DNA एंटीबॉडीज है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी है। अगर जॉइंट्स में पेन के थ्रू आ रहा है प्रेजेंट करते हुए पेरिफेरल जॉइंट्स, तो RA फैक्टर चेक करा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग डिजीज स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर आप लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा लेंगे। फास्टिंग ग्लूकोज चेक करा लेंगे अगर आप लोग सस्पेक्ट कर रहे हो कि भाई डायबिटीज मेलाइटिस का केस है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस आप सस्पेक्ट कर रहे हो, या टाइप 2 भी सस्पेक्ट कर रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करा सकते हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज में डायबिटीज वाला कौन सा है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, तो हम लोग मानते हैं कि वो ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी चेक करा सकते हैं। तो कुछ जनरल टेस्ट कराएंगे और कुछ डिजीज स्पेसिफिक टेस्ट कराएंगे। अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, अगर हम लोग डायग्नोसिस बना लेते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज ही है ये, तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं ऑटोइम्यून डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो पहला है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में कौन कौन से आते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs बोलते हैं जिसको, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो दो हो गए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में, NSAIDs एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दूसरा है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। ऐसे कुछ दवाई यूज करते हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाए, कम हो जाए, रिस्पॉन्ड ज्यादा ना करे। ठीक है, तो ऐसी दवाओं को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग।
और क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज के लिए? रेडिएशन का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और चौथा क्या यूज कर सकते हैं? प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस में क्या करते हैं हम लोग? एंटीबॉडीज को, मान लीजिए आप लोग को प्लाज्मा फेरेसिस के थ्रू हमारे बॉडी से फिल्टर करके निकाल देते हैं। मान लीजिए हम लोग उसको कम करना चाह रहे हैं एंटीबॉडीज को, तो प्लाज्मा फेरेसिस यूज करते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं? सेल ब्लॉकिंग रिएजेंट्स यूज करते हैं। सेल ब्लॉकिंग रिएजेंट्स में क्या आता है? रिटुक्सन एग्जांपल है, और टेप्लीजुमैब, ये सब क्या है? एग्जांपल ऑफ सेल ब्लॉकिंग रिएजेंट्स। और क्या है, और क्या यूज कर सकते हैं? साइटोकाइन ब्लॉकिंग रिएजेंट्स। साइटोकाइन ब्लॉकिंग रिएजेंट्स में टीएनएफ, ह्यूमिरा एंड इनब्रेल के नाम से आता है, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेसिकली होते हैं NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। शुरू के दो जो है वो कॉमनली यूज किए जाते हैं, ठीक है। शुरू के दो जो है ये NSAIDs, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो होते हैं वो नॉर्मली हम लोग कॉमनली यूज करते हैं इन जनरल इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के फॉर्म में इन ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। करंट थेरेपीज और क्या क्या करंट थेरेपीज में आती है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में हमने बताया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अलावा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, अजाथायोप्रिन है, ये सब क्या करेगा? स्लोज द प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के को बढ़ने में ये क्या करता है? उसको स्लो कर देता है, उसकी बढ़त को कह लीजिए, प्रोलिफरेशन को, उसको लिम्फोसाइट्स के प्रोलिफरेशन को क्या करेगा? सप्रेस कर देता है, स्लो कर देता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ठीक है। और क्या हो सकता है यूज? साइक्लोस्पोरिन ए यूज कर सकते हैं, जो कि क्या करता है? ब्लॉक्स द सिग्नल ट्रांसडक्शन मेडिएटेड बाय पीसीआर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए के अलावा थाइमेक्टमी कर सकते हैं, मतलब हम लोग क्या करेंगे? थायराइड ग्लैंड को, थाइमस को बेसिकली, थाइमेक्टमी में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ थाइमस फ्रॉम पेशेंट्स विद मायस्थीनिया ग्रेविस। हम लोगों ने पढ़ा है कि मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? उसमें क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ थाइमस फ्रॉम पेशेंट विद मायस्थीनिया ग्रेविस। और क्या यूज कर सकते हैं ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन में? प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में क्या किया हम लोगों ने? एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। एंटीबॉडी रिमूव कर दिया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बना है, ये क्या करते हैं? ये हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को भी रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस। तो दिस वाज द लास्ट स्लाइड रिगार्डिंग इम्यूनो ऑटो इम्यून डिजीज। आप अगली बार हम लोग क्या पढ़ेंगे? इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आज के लिए आई थिंक बहुत है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक टाइम इज नाउ ऑलमोस्ट ओवर।